स्केलिंग, जिसमें था कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स, पेयर्ड कंपेयरिंग स्केलिंग। कौन सी कंपैरेटिव स्केलिंग कैसे करना है, पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग कैसे करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेफरेंस फॉर टूथपेस्ट ब्रांड्स यूजिंग रैंक ऑर्डर स्केलिंग। अब यदि हमें टूथपेस्ट पर्टिकुलर ब्रांड्स के रैंकिंग करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, रैंक ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का क्या पता होना चाहिए, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस हम कैसे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट मीन्स रैंकिंग वाइज। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो टूथपेस्ट है वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी या एक ब्रांड के नहीं होना चाहिए, है ना। वेरियस जो प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा ब्रांड्स आपके डेटा में मेंशन होना चाहिए, देन ओनली आप रिस्पोंडेंट से प्रॉपरली क्वेश्चंस कर सकते हैं या प्रेफरेंस पूछ सकते हैं। देन ये असाइन होना चाहिए कि नंबर 1 क्या है। नंबर 1 का मतलब इन जनरल, यदि रैंकिंग है तो नंबर 1 दैट मीन्स सबसे अच्छा। लेकिन यदि मैं मार्क्स की बात करूं तो 1 मार्क और 10 मार्क कौन सा ज्यादा हुआ, डेफिनेटली 10 मार्क्स ज्यादा हुए ना, 1 मार्क्स कम हुए। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि नंबर 1 इज द हाईएस्ट, assign 1 for highest rank and assigning 10 for lowest rank। ऐसे मेंशन करेंगे कि एक नंबर सबसे सर्वोत्तम रैंकिंग के लिए है और 10 सबसे कम रैंकिंग के लिए है। और ये जो नंबरिंग है, कल ही हमने पढ़ी कि कंटिन्यूशन ऑर्डर में होना चाहिए, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। रैंकिंग हम केवल 2 ब्रांड्स के बीच में रैंकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्रांड्स, नंबर ऑफ ब्रांड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है लाइक दिस, ब्रांड्स, ये सारे ब्रांड्स दिए गए हैं एंड रैंक ऑर्डर। अब हो सकता है किसी ने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, ये फर्स्ट, देन ये सेकेंड, राइट। ठीक है, ऐसे ये 3 चला गया, है ना। क्लियर है कि रैंकिंग हो रही है तो कैसे होगी, है ना। जरूरी नहीं है कि वो रैंकिंग सीक्वेंस में हो, कि ये पहले नंबर पे लिखा है तो ये फर्स्ट रैंकिंग हो, नहीं। ये ऑर्डर कंज्यूमर के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कैसे भी किसी भी ऑर्डर में रैंकिंग कर सकता हो। ठीक। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। देन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, कांस्टेंट सम स्केलिंग। सेकेंड टाइप कल हमने पढ़ा था this one, if you not remember, this is the diagram, कांस्टेंट सम, रैंकिंग ऑर्डर, पेयर, इक्वल हो चुके थे। कांस्टेंट सम जो कि हम कंपैरेटिव स्केल्स के अंदर में पढ़ रहे हैं। सो ये कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, कांस्टेंट सम स्केलिंग। कांस्टेंट सम स्केलिंग का क्या मतलब है, कांस्टेंट सम स्केलिंग का मतलब है कि यदि हम किसी को कुछ यूनिट्स या पर्टिकुलर एक ग्रुप असाइन कर रहे हैं, है ना, और उस ग्रुप को हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उस वेरिएबल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेसिस पे ये यूनिट्स डिसाइड होती है। यूनिट्स का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप कैसे डिसाइड होंगे, जैसे एक एट्रीब्यूट है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने यूनिट 1 दे दिया, राइट। इसमें जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि रिस्पोंडेंट allocate a constant sum of unit such as 100 points to attribute of a product to reflect their importance। किसी भी एक वेरिएबल, किसी भी एक एट्रीब्यूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे या कुछ विशेषताओं के आधार पे, कुछ यूनिकनेस जो सब में एक जैसी चीजें दिख रही हैं, है ना, जो उसके आधार पे हमने उसको एक पॉइंट अलाउट कर दिया, उसको हम यूनिट कहते हैं, अलॉट कर दिया उसको हम यूनिट्स कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि आप 100 पॉइंट्स अलॉट करें, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, right? लेकिन ये जो असाइन है
इफ एन एट्रीब्यूट इज अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन यदि जो एट्रीब्यूट है वो अनइम्पॉर्टेंट है तो हमने उसको 0 मार्क्स दे दिए, राइट। ये सारे एट्रीब्यूट्स के बीच मार्किंग चल रही है। Then if an attribute is twice as important as some other attribute, it receives twice as many points. यदि कोई वेरिएबल बार बार इंपॉर्टेंट हो रहा है, जैसे इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है उसका, जो काम हो रहा है ना, अब उसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि वो कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, कि कितने अच्छे एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तीसरा सैलरी, जो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रहा है वो सैलरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। ये सारे ही एट्रीब्यूट से वेरिएबल कहलाएंगे। फोर्थ एब्सेंटिज्म, कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं या बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो इसको हम एक ही वेरिएबल मानते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज में छुट्टी लेने की प्रवृत्ति कैसी है। तो मान लीजिए 4 एट्रीब्यूट्स मैंने लिए। अब इन चारों एट्रीब्यूट्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयज की अटेंडेंस। यदि उसकी अटेंडेंस अच्छी है दैट मीन्स वो एब्सेंटिज्म की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स उसको सैलरी भी हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। जितने दिन वो मैक्सिमम प्रेजेंट है तो हायर सैलरी भी उसको दे रहे हैं। फिर जब वो पूरे दिन आ रहा है, एब्सेंटिज्म कम है ना, छुट्टी कम ले रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस में उसका कोई रोल नहीं है, क्यों, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में आ गई, राइट। तो ये 3 चीज में जो एम्प्लॉय की अटेंडेंस है वो बार बार आ रही है इन तीनों में, राइट। तो इन तीनों में ही उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस को हम मार्क करेंगे कि इस कैटेगरी में भी चाहिए, इस कैटेगरी में भी चाहिए, इस कैटेगरी में चाहिए। क्लियर। तो वैसे ही इसमें लिखा है कि यदि कोई एट्रीब्यूट वेरिएबल 2 बार, 2 से अधिक बार, जितने बार भी वो अपनी इंपॉर्टेंस या महत्ता शो कर रहा है कि हाँ ये इस वेरिएबल का भी पार्ट है, सब पार्ट है, दूसरे वेरिएबल का भी सब पार्ट है, तो उतनी बार उसको वहां लिखा जाएगा या मार्किंग की जाएगी। The sum of all the points is 100 has the name of the scale. उसका नाम ही है कि सम स्केल, मतलब उसको एक इक्वल पॉइंट्स अलॉट करना है, राइट। तो ये एक टेक्निक है कि उसको हर एक वेरिएबल का अब हम टोटल करेंगे कि कितने, ये 4 वेरिएबल थे, किस वेरिएबल को कितने पॉइंट्स मिले, या फिर टोटल जैसे बोल रहे हैं 100 आना चाहिए, सम ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इज 100। तो ये जरूरी नहीं है 100 कि 100 ही हो, है ना। ये एक सम लेके चल रहे हैं कि हाँ यदि हमने ये कैलकुलेट किया है बीइंग अ रिसर्चर कि चारों वेरिएबल के पॉइंट जो है एटलीस्ट 10 पॉइंट सब में आने चाहिए। तो कौन कौन से वेरिएबल है जो किस किस पर्टिकुलर कैटेगरीज या फैक्टर्स में आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मार्किंग करते हैं। तो ये जनरली इक्वल लिया जाता है, ये जो सम है वो इक्वल होना चाहिए, 100 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्यों करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि करते क्यों है कांस्टेंट सम स्केलिंग। तो कांस्टेंट सम स्केलिंग इसलिए किया जाता है, जो सारे फैक्टर्स हैं उनके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको हम इक्वली काउंट कर सकें, कि जो सारे वेरिएबल हमने रिसर्च के लिए लिए हैं वो मिसिंग तो नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि किसकी पहला ही विशेषता है या पहला ही रूल ये है कि जितने इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको पॉइंट अलॉट करना, राइट। तो इससे कि क्रॉस चेक हो जाता है कि जितने महत्वपूर्ण वेरिएबल्स थे या उसके सब पॉइंट्स थे वो आपने सारे ले लिए हैं, और कोई भी वेरिएबल्स इसमें अनइम्पॉर्टेंट या एक्स्ट्रा नहीं है, सारे वेरिएबल्स रिलेटेड टू द टॉपिक ही हैं। तो कांस्टेंट सम स्केलिंग से ये कैलकुलेट हो जाता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बार्थिंग सोप attributes using a constant sum scale। अब जितने भी बाथिंग सोप है उसको कांस्टेंट सम में कैसे करेंगे। सो एक साइड है जहां पे 8 एट्रीब्यूट्स ऑफ बाथिंग सोप लिया हुआ है। देन
अलोकेट किया 100 पॉइंट्स सारे एट्रीब्यूट्स में, और उसके बाद रिलेटिवली इम्पोर्टेंस को चेक किया कि सारे इम्पोर्टेंट वेरिएबल इसमें अलोकेट हुए हैं नहीं, इंक्लूड हुए हैं नहीं। और इसके बाद यदि कुछ पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कई बार होता है ना कि मान लीजिए हमने 10 पॉइंट्स तो लिखा, लेकिन 10 पॉइंट्स के अलावा 11th पॉइंट भी है जो एक वेरिएबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट होता तो उस स्केल से अलग हो जाता, बाहर हो जाता, राइट? तो इसलिए ये माना जाएगा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर स्केलिंग के लिए। If an attribute is not an all important, assign it 0 point. आप असाइन नहीं भी करेंगे या इसको एक्सक्लूड कर देंगे, शामिल नहीं करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होगा। If an attribute is twice as important, तो उसको 2 बार लिख लीजिए, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो ऐसे स्केलिंग की जाती है। Important bathing soap attributes using a constant sum. ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए कि माइल्डनेस कितना है, लेदर कितना है, श्रिंकेज कितना है, प्राइस, फ्रेग्रेंस, पैकेज, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग पावर, ठीक है। इन सबको आपने सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ये इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हो गए, और इसको आपने पॉइंट्स ये अलॉट कर दिए, राइट? अब ये बोल रहे हैं कि कितना होना चाहिए? 100, ये कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्यों आया पता नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये यहाँ पे देखिए 0 है, मतलब सेगमेंट 2 के लिए जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? तो वहां पे 0 अलॉट हो गया। ऐसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, स्केलिंग ऐसे की जाती है, राइट? देन नॉन कंपैरेटिव, अब ये कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक ओवर, कम टू द नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। एक क्वेश्चन यहाँ आपका होना था कि ये सारे नंबर ऐसे क्यों आए हैं कि प्राइस इसकी 53 है, ये 17 है, ये 9 है, ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं? कोई बताएगा? जैसे बाथिंग पास है मैडम, तो उसमें जो भी चीजें हैं जैसे माइल्डनेस है, तो 3 हमारे सैंपल हैं, सेगमेंट 1, 2 एंड 3। तो उनके जो पॉइंट्स है माइल्डनेस के, वो पॉइंट्स रैपर पे रहते हैं, वो है। और जितने भी ये दिए गए हैं, जैसे पैकेजिंग हो गए, फ्रेग्रेंस हो गए, इसको नंबर दिए गए होंगे जो कंज्यूमर इनको यूज कर रहे होंगे, और वो सारे डेटा यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में होंगे। और कोई? सही बोल रहे हैं, और कोई? और कोई कोशिश करेगा इसको एक्सप्लेन करने का कि ये टेबल का क्या मतलब है? जो सेगमेंट 1, 2, 3 लिखा हुआ है उससे आप क्या समझ रहे हैं? इसी 3 आइटम में से उसको कंपेयर किया गया क्या मैम? पूछना नहीं है, बताना है, फिर तो मैं बताऊंगी। एनीवन एल्स? कोई और कोशिश करेगा बताने की? मैम 3 सेगमेंट हैं, हम्म इसमें 8 पॉइंट हैं, हम्म 100 का सैंपल साइज है। हम्म उन सेगमेंट में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट या आपको प्रेफरेंस करना है, आप किसको प्रेफर करते हैं। हम्म तो जो रिस्पांस है उस रिस्पांस को कलेक्ट किया है मैम इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट। तो जरूरी है सम का 100 होना? हाँ होगा मैम। क्यों होगा? यदि मैं 500 लोगों से पूछूं, मेरे सैंपल साइज ही 500 है, तो 100 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा।
एवरेज रिस्पॉन्स है ना? कोडिंग किए होंगे, कोडिंग करके लिखे होंगे शायद। नहीं, कोडिंग नहीं है यहाँ। ये एग्जाम्पल जो है एक बहुत छोटी सी बात है। परसेंटेज बोलने से जैसे हमको समझ में आता है कि उसका 100 ही मतलब होता है ना, 100 से ही कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पे 100 लिया है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ये 500 भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उतने ही लोगों से कि ये इक्वल होना चाहिए कि सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 ये तीनों ही इक्वल लोगों से पूछे हुए होने चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि सेगमेंट 1 हमने 300 रिस्पोंडेंट शामिल किया, सेगमेंट 2 में केवल 200 को किया और सेगमेंट 3 में केवल 300 100, मतलब एक ऑड फिगर ले लिया। क्योंकि सम का मतलब क्या होता है? टोटल। तो ये सम कुछ भी हो सकता है बट दैट शुड बी इक्वल। ये एक समान होना चाहिए। ये 100 होगा तो फिर तो हम इसको एप्लीकेबल ही नहीं कर पाएंगे रिसर्च में, राइट? तो ये 100 केवल इस एग्जाम्पल में लिया गया है, इसका 100 होना कहीं भी जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये 8 क्वेश्चन कि आपको पर्टिकुलर बात सोच में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ठीक है? आपने इसकी रैंकिंग कर दी 1 2 3 कि पहले ये पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर ये पसंद है, ठीक? अब यहाँ सपोज मैंने 1000 लोगों से ये पूछा तो माइल्डनेस की काउंटिंग करूंगी कि 1000 में से कितने लोगों ने ऑप्शंस माइल्डनेस को दिया है, किसने क्लीनिंग पावर को दिया है, किसने पैकेजिंग को दिया है, राइट? तो जिसने एक वर्ड कोडिंग कहा था वो सही है, क्योंकि ये 100 में फाइनली क्या है, काउंट करना पड़ेगा ना कि हाउ मेनी सेड ये माइल्डनेस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 100 को 1000 कर दिया तो अब आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि माइल्डनेस कितने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, किसमें से? ये 1000 में से। क्लियर है? ये रिस्पॉन्सेस का सम है, ये सम इक्वल होना चाहिए तभी हम अब अच्छा ये सम इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है ना? कंपैरिजन करना है ना? क्योंकि ये मेथड ही हमारी क्या है, कंपैरेटिव स्केलिंग में आ रही है, इसलिए हमको कंपैरिजन करना है। और जब हमको कंपैरिजन करना है दैट मीन्स कि कंपैरिजन हम कब करते हैं, जब उसके जो टोटल है वो इक्वल हो, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैसे है। कैसे बता पाएंगे? क्लास में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे निकालते हैं? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, मतलब उनका टोटल एक ही होता है, उसमें से रिजल्ट बनता है ना कि अच्छा किसने परफॉर्म किया। कंपैरिजन कर रहे हैं, वैसे ही ये कंपैरिजन है, इसलिए इस सम का एक जैसा होना जरूरी है। फिर ये दूसरी चीज आएगी कि सेगमेंट 1 जो है वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को प्राइस इफेक्टिव लोग रहते हैं। फिर दूसरे सेगमेंट के जो लोग हैं उनके लिए क्लीनिंग पावर बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हाईएस्ट रिस्पांस उसी को मिला है। और इस कैटेगरी में मिलते जुलते हैं, ये मॉइस्चराइजिंग भी होना चाहिए, देन फ्रेग्रेंस भी होना चाहिए, देन 17 लेदर भी होना चाहिए, देन 15 मॉइस्चराइजिंग भी होना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजों के बेस पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सेगमेंट 3 के रिस्पॉन्सेज हैं उनके लिए ये सारी, ये मेन चीजें, ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीनिंग पावर है, देन फिर उसकी प्राइसिंग है। प्राइस चाहे जो भी हो, दे आर रेडी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए तैयार है। फ्रेग्रेंस कोई भी हो चलेगा, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें क्लीनिंग पावर होनी चाहिए। एंड जो सेगमेंट 1 के रिस्पॉन्डेंट्स है वो जिस भी जियोग्राफिकल एरिया या जहाँ भी पर्टिकुलर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वो प्राइस इफेक्टिव होना चाहिए। यदि वो महंगा होगा तो नहीं लेंगे, सस्ता होगा तो ले लेंगे, है? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, डेफिनेटली महंगा होगा तो कम लेंगे। क्वेश्चन वैसे ही होगा कि प्राइस इफेक्टिव है, मतलब अंडरस्टूड कि प्राइस को वो सबसे ज्यादा
कॉन्शियस हैं, प्राइस के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो इसलिए ये कांस्टेंट सम रैंकिंग की जाती है, डेटा स्केलिंग किया जाता है, जिससे हमें कंपैरिजन एनालिसिस कर सके बिटवीन फैक्टर्स या रिस्पॉन्सेस। ठीक है। नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, नॉन कंपैरेटिव टेक्निक स्केलिंग का ही मतलब है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है, कंपैरिजन नहीं होता है, राइट। जब हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं तो जब विश्लेषण का ही मतलब है कि जितने पैरामीटर आपने डिसाइड किए हैं उस पैरामीटर के आधार पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यदि अच्छा रिजल्ट लाना है तो दैट मीन्स कि हार्ड वर्क जरूरी है, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, फोकस स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सारे पैरामीटर को हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर रहे कि हार्ड वर्क मतलब ज्यादा हमको टाइम के घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे, पढ़ने के घंटे हमको ज्यादा देने पड़ेंगे, या उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सारे फैक्टर्स की केवल इवैल्यूएशन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है। देन नॉन कंपैरेटिव टेक्निक जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और इंटमाइज्ड रेटिंग स्केल, इसमें भी रेटिंग दिया जाता है, रेटिंग बेस्ड टेक्निक होती है ये। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल क्या है? अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग अ रैंक एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन। अब उसको रैंकिंग ही देनी है रिस्पोंडेंट्स को ऑन अ लाइन दैट रन फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरिया, मतलब एक एक्सट्रीम वैल्यू है और एक लोवेस्ट वैल्यू है। देन और ये जो स्केल है वो कंटिन्यूअस स्केल है। ये देखिए 0, 10, 20, 30, दैट मीन्स कि जो गैप है, जो स्केलिंग के बीच का जो गैप है वो सेम है, सब में 10-10 का गैप है। ये पॉइंट ये बता रहा है कि वो प्रोबेबली द वर्स्ट है या लोवेस्ट है, और ये पॉइंट बता रहा है कि वो द बेस्ट है, हाईएस्ट है। अब क्या चीज, तो ये इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यदि किसी ने यहाँ पे रैंकिंग की है तो दैट इज वेरी बैड, यहाँ की है तो नाइदर गुड नाइदर बैड, इधर रैंकिंग की है 90, 100 तो दैट मीन्स की वेरी गुड। कुछ ऐसे आपने सर्वे भी देखे होंगे जिसमें ऐसी स्केलिंग बनी होती है और आपको टिक करना पड़ता है, टिक के बेसिस पे जहां आपने क्लिक किया वो पॉइंट्स दिया, उसके बेसिस पे वो कंपनीज की रैंकिंग हो जाती है। ऑनलाइन यदि किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो ऑनलाइन ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इसमें से रैंकिंग कीजिए, है ना। ये ठीक। अब इंटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या है? तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे जो रिस्पॉन्सेस मिले हैं, प्रोवाइड हुए हैं, वो एक स्केल पे बने हैं, और वो जो स्केल है वो एक पर्टिकुलर नंबर पे है। तो उसमें हमको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ पे ये 40 का क्या मतलब है, यहाँ पे ये 70 का क्या मतलब है। तो ऐसी रेटिंग में इंटमाइज्ड मतलब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा सारी कैटेगरीज में कि कहाँ से कहाँ तक हम वेरी गुड ले रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक हम केवल न्यूट्रल ले रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा। तो ये रिसर्चर राइटर के ऊपर है कि वो अपनी स्केलिंग को पहले क्लियर करे, फिर वो रेटिंग ले। देन द कैटेगरी आर ऑर्डर इन टर्म ऑफ स्केल पोजीशन, डेफिनेटली वर्स्ट से बेस्ट तक जाएगी, एंड द रिस्पोंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द स्पेसिफाइड कैटेगरी that best described by the object being rated। इसका मतलब है कि इसमें से आप दो कैटेगरी को आप नहीं कर सकते, है ना, कि हमने यहाँ पे रैंकिंग भी कर दी और यहाँ भी कर दी, मतलब दो जगह मार्किंग नहीं कर सकते, राइट। कहीं भी आपको एक जगह ही रिस्पोंडेंट्स को मार्किंग करना है, तो ये क्लियर होना चाहिए। देन द कॉमनली यूज्ड itemized rating scales are the Likert scale, सिमेट्रिक, डिफरेंशियल एंड स्टेपल स्केल। एक स्टेपल स्टोन भी होता है, मेथड होती है, और लिकर्ट स्केल, दोनों में ही। लिकर्ट स्केल ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि उसमें जो स्केलिंग होती है ऐसी ही रेटिंग बेस्ड होती है। इफ यू रिमेम्बर, अग्री है ना, डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री,
ये सारे ही रेटिंग स्केल है आइटम वाइज। जरूरी नहीं है ये रेटिंग जो है आपने ज्वेलरी के रिस्पॉन्सेस के लिए किया है तो वो क्लोथिंग के रिस्पॉन्सेस के लिए भी सेम हो, राइट। ये आप इसको देखिए स्केल को ध्यान से। यदि फूड के लिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए खाना कैसा लगा, तो हो सकता है आपका जो आंसर है वो दी बेस्ट हो, 100 हो, 90 हो, 80 हो। लेकिन यही मैंने ज्वेलरी की प्राइस के लिए रखा, तो आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली नाइदर गुड, है ना। बहुत ज्यादा थी तो हम उसके सपोर्ट में बोलेंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा थी तो वेरी बैड भी बोलेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आइटम टू आइटम एंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड होता है। देन कम टू लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्या है? तो लिकर्ट स्केल वो है जो कि एक बहुत पॉपुलर नेम ऑफ स्केलिंग है, जो आजकल काफी ज्यादा रिसर्चर्स यूज करते हैं सोशल स्टडीज में, और जहाँ पे डेटा जो कैटेगरी वाइज, जो कैटेगरी बेस्ड हो उसके लिए, प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च में लिकर्ट स्केलिंग का यूज होता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी में लिकर्ट स्केलिंग का यूज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जिसको हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते ना, कि कितने किलो हम दुखी थे या कितने सेंटीमीटर हम दुखी हैं, कह सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे कैटेगरी बेस्ड हम एक रेटिंग करते हैं, लाइक यस आई एम वेरी हैप्पी, तो स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि बिग बाजार सेल हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, स्ट्रांगली डिसअग्री कि नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, डिसअग्री, है ना। देन नाइदर अग्री और नॉट डिसअग्री, देन अग्री, देन श्योरली अग्री। तो ये 5 का मतलब ही है यदि मैंने इसको टिक किया दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट मिले, इसको टिक किया दैट मीन्स लोवेस्ट पॉइंट मिले। यहाँ पे 1 का मतलब बेस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन में ये इन सब का मतलब है कि हाईएस्ट, इतने ज्यादा हम इससे अग्री हैं, इस पॉइंट से स्ट्रांगली अग्री हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट। यदि आप इसकी ऑपोजिट रैंकिंग कर देते हैं, लाइक स्ट्रांगली अग्री को फर्स्ट पॉइंट, यस सबसे पहले, देन सेकेंड, तो वो आपकी पूरी जो इसका डेटा कलेक्शन है वही उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्ट्रांगली अग्री के होंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमने ऑपोजिट उल्टे रैंकिंग कर दी 1 2 3 4, तो स्ट्रांगली अग्री के सबसे कम पॉइंट हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में रिसर्चर को बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा कि वो जब एनालिसिस कर रहा है तो उस चीज को ध्यान रखे कि उसने फर्स्ट पोजीशन दी है ना। वहां पे ये मार्क्स नहीं है, वहां पे ये पोजीशन है। तो भले इसका टोटल कम आए, जैसे 300 रिस्पोंडेंट से पूछा, उसमें से 175 स्ट्रांगली एग्री बोल रहे हैं, राइट। तो 175 क्या है? रिस्पोंडेंट्स हैं, पर रिस्पोंडेंट 1 पॉइंट हुआ ना, तो वो 175 ने स्ट्रांगली एग्री कहा है। और हो सकता है 50 रिस्पोंडेंट्स ने स्ट्रांगली डिसएग्री कहा हो, लेकिन उसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो उनका टोटल क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। इस सिचुएशन में जब आप इंटरप्रेटेड कर रहे हैं डेटा को, प्रॉपर डिटेल में लिख रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्लियरली माइंड में रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए ही समझाएंगे। तो ये एक पूरा फॉर्मेट बता दिया आपको लिकर्ट स्केल का। जब आप लिकर्ट स्केल बनाएंगे तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। डेफिनेटली ये चीजें, ये जो रैंकिंग है आइटम वाइज चेंज हो जाएगी। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए कि बिग बाजार सेल हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, तो आप अलग ही रिस्पॉन्स देंगे। देन आई लाइक टू शॉप एट बिग बाजार, डेफिनेटली सबके आंसर अलग होंगे। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या ब्रांड टू ब्रांड।
अब जो सिमेंटिक डिफरेंशियल है दैट इज 7-point रेटिंग स्केल with n points associated with bipolar labels that have semantic meaning. That means यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दिया हो 1 2 3 4 5, ये 5-point रेटिंग स्केल था, यहाँ पे ये 7-point रेटिंग स्केल है जिसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और ऐड हो गए हैं, पावरफुल, वीक, अनरिलायबल, रिलायबल, मॉडर्न, ओल्ड फैशन। तो ये वो चीजें हैं जो एक नेगेटिव पॉइंट आपने बढ़ा दिया और एक उसका हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बढ़ा दिया, तो दोनों साइड 5 पॉइंट के अलावा ये दोनों पॉइंट और ऐड हो जाएंगे तो वो 7 स्केल लिकर्ट स्केल हो जाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने लिकर्ट स्केल नहीं बनाई है, केवल 7 पैरामीटर्स बताए हैं कि द नेगेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेज sometimes appear at the left side of the scale and sometime at the right side the scale। जरूरी नहीं है जो वीक पॉइंट्स है वो इसी साइड हो, वो यहाँ भी हो सकते हैं, जैसे लिकर्ट स्केल में साइड पे स्ट्रांगली डिसएग्री था। Then this control the tendency of some respondent, particularly those with a very positive or very negative attitude, to make the right or left hand side without reading the labels। इनका मतलब एक जो ह्यूमन टेंडेंसी की हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस टिक 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 करना चालू कर देते हैं, तो ये जो लेबल्स हैं उनको चेंज करने से ऐसे लोग पकड़ में आ जाते हैं कि किन्होंने प्रॉपरली या ट्रू रिस्पॉन्स नहीं दिया है। Then individual item on a semantic differential scale may be scored on either -3 to +3 or 1 to 7। इसी स्केल पे होना चाहिए, है ना, 1 to 7 होती है या +-3 रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मेजरिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट पर्सन, कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि उसका हाईएस्ट फीचर क्या होगा और या पॉजिटिव फीचर क्या होगा या नेगेटिव क्या होगा, जैसे यूथफुल, मैच्योर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना, ऑर्थोडॉक्स, लिबरल, रेशनल, इमोशनल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे कैटेगरी में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बस दिए हुए हैं। स्टेपल स्केल, स्टेपल स्केल वो होती है जब हम इसमें इसका हाईएस्ट पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद जैसे ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, है ना, जो हमने एकदम बेसिक जब ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना मैथ्स स्टार्ट किया होगा तो हमको पता होता है ये वाला जो है ये स्टैंडिंग, ये वाई एक्सिस है, ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, और इसी को यदि नीचे हम बढ़ा देते हैं वाई माइनस हो जाता है और इस साइड एक्स नेगेटिव हो जाता है। सेम वैसे इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है या हाईएस्ट फीचर है उसके बाद अपर साइड जाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएंगी, नीचे साइड जाएंगे तो माइनस में आएंगी। इसके बाद आप रैंकिंग कर सकते हैं, जैसे पुअर सर्विसेज माइनस माइनस माइनस, है ना, प्लस प्लस प्लस, तो आप इस पे रिस्पॉन्डेंट इस पे टिक कर सकते हैं या इस डेटा को चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक मिडिल रेंज दे दी। अब आपको पता है इसके बिलो आप बोल रहे हैं दैट मीन उससे भी कम, उससे ज्यादा बोल रहे हैं दैट मीन उस क्वालिटी से भी ज्यादा। यू आर अग्री ऑन दिस स्टेज। ये हाई क्वालिटी, यदि अग्री है कि हाँ हाई क्वालिटी है तो आप क्या जाएंगे हाईएस्ट पॉइंट देंगे। हाई क्वालिटी नहीं है तो क्या करेंगे, उतना माइनस कर देंगे, माइनस पे टिक करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, माइनस पे टिक करेंगे। The data obtained by using a staple scale can be analyzed in the same way as semantic differential data। जैसे कि हमने पुराना देखा सेम ही वैसे ये वैसे ही स्टेपल स्केल में स्केलिंग होती है। बेसिक नॉन कंपैरेटिव स्केल, सो जो नॉन कंपैरेटिव स्केल है उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल क्या है, लिकर्ट स्केल क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केलिंग क्या है। तो आप ये तीनों को देखें तो क्लियर हो जाएगा। जो डिग्री ऑफ अरेंजमेंट है
वो कैसा है, निकट स्केल का, सिमेंटिक डिफरेंशियल का कैसा, और स्टेपल स्केल का कैसा है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ है जिससे आप चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। देन स्केल इवेल्युएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कल देखेंगे क्योंकि ये एक बार में कंप्लीट करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो आज हो नहीं पाए। ठीक है, आज की क्लास में यदि कोई डाउट है तो आप पूछ